राजकुमार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। नया साल का बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपको मिलने के धन्यवाद। लिए। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग विकास सर। जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। धन्यवाद सर। कैसे? हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार आलोक जी, प्रदीप जी। सर आप नमस्कार सर। चट्टोपाध्याय जी, शिवप्रीत जी, सबको मेरा नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार सर। चौपर अनुमति हो तो हम लोग कार्यक्रम शुरू करें। जी जी जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आईसीसी के सभी मेंबर्स की ओर से मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपकी अनुमति के साथ मैं आईसीसी प्रेसिडेंट श्री विकास अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना वेलकम एड्रेस स्टार्ट करें। विकास अग्रवाल जी। गुड मॉर्निंग। कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश दोनों में बात करूंगा। इट इज ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, इट इज माय प्लेजर, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक, एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बाय हिज पेन नेम निशांक। आदरणीय मंत्री जी, आपका आईसीसी में बहुत बहुत स्वागत और आपके बहुमूल्य समय। I also welcome Professor Dr. C. Rajkumar, founding Vice Chancellor, OP Jindal Global University at this conference. Mr. Alok Tibrewal, Managing Trustee, DPS. Singh, Director, JS Group. And Professor Dhruvya Jyoti Chattopadhyay, Co-Chair, ICC National Expert Committee on it. Who led tremendous value to today's conference. Ladies and gentlemen, Nelson Mandela had once सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। इंडिया for its future prosperity. Educational attainment in present-day India is not directly correlated to employment process. The new education policy 2020 will not only reform the country's education system drastically, Bharat Abhiyan by producing high-skilled labor force. The National Education Policy 2020 of a national higher education qualification framework, which will be coordinated with the National Skills Qualification Framework for ease secondary grade to internship opportunities with indigenous artisans, craftsmen, and blue-collar professionals. To $5 trillion by 2025 and $8.4 trillion by 2030. Whether I am sure, like me, all of you are eagerly looking forward to an enriching discussion on the subject of Indian education.
skills that will benefit our industries. Thank you. Thank you. Thank you, President. May I now request Mr. Pradeep Agrawal for his brief remarks. Agrawal. आदरणीय श्री रमेश जी पोखरियाल जी को मेरा नमस्कार। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में एक अनूठी योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। मेरा यह मानना है कि हमारे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों और शोधार्थियों को नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, AR और VR जैसी नवीनतम तकनीक को लागू करने और बड़ी संख्या में स्टार्टअप लाने की आवश्यकता है। मेरा ऐसे स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पिछले सप्ताह में ही 1000 करोड़ की स्टार्टअप सीड फंड की घोषणा की है। मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि जिस तरह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड को कई कार्यों में उपयोग किया जाता है, उसी तरह स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी इस फंड का उपयोग किया जाए। मेरा यह भी मानना है सर कि इससे 2025 तक रोजगारों के अवसरों के साथ साथ $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी हम सक्षम हो सकेंगे। मैं सम्मानीय श्री पोखरियाल जी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्रियान्वित कराने में उनके अथक प्रयास को नतमस्तक करना चाहूंगा। मेरा मानना है कि इस पॉलिसी के जरिए हमारे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का 55 का लक्ष्य और विश्व में शिक्षा के उच्चतम स्थान को प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा करने में सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Mr. Agrawal. I would now request Mr. Simarpreet Singh for his brief address, please. नमस्ते सर जी। आईसीसी के परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद NEP लाने के लिए। एंड जो रिफॉर्म्स इंडिया को जरूरत थी वो सही समय में आई है। जो रिफॉर्म लोग बात नहीं कर रहे हैं, मेजर स्कूल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट थी हमारे कंट्री के लिए, जो स्ट्रेंथ हमारी कंट्री के लिए होगा फ्यूचर के लिए, उसके लिए थैंक यू जी। एंड वी आर होपफुल दैट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट्स एज सून एज पॉसिबल, ताकि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेडी हो जाए फ्यूचर के लिए और देश की तरक्की के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर। Mr. Singh, thank you. I would now request Dr. C. Rajkumar for his team address. Dr. Rajkumar. माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष श्री विकास अग्रवाल जी और प्रिय मित्रों, वैसे तो मैं कन्याकुमारी से हूं और मेरा जो हिंदी बोलने का जो तरीका और जो जिस तरीके से मैंने सीखा है इन दिनों में वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हिंदी में ही बोलूं, तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने के लिए। आज के वर्चुअल सेशन का थीम है आत्मनिर्भर भारत, डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। और इस थीम पर माननीय शिक्षा मंत्री जी से अच्छा वक्ता कोई नहीं हो सकता जिन्होंने देश को नई शिक्षा नीति 2020 का उपहार दिया है और देश की शिक्षा व्यवस्था को इस विकट कोविड पैंडेमिक के समय में एक सफल नेतृत्व प्रदान किया है। मेरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका है। देश के हर विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय बनाने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में हम एक आत्मनिर्भर उच्च शिक्षा तंत्र बनाने में सफल होंगे, जो एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों के विकास में बहुत आवश्यक है। अब मैं 10 सूत्र बताना चाहूंगा कि भारत के विश्वविद्यालय को कैसे बनाएं आत्मनिर्भर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने देश की उच्च शिक्षा को नया विश्वास, नई प्रेरणा और नई कल्पना दिया है।
एक इंस्पायरिंग विजन दिया है कि भारत में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाने का पोटेंशियल है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का विजन दिया है, उसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बहुत बड़ी भूमिका होगी। 10 पॉइंट या 10 सूत्र जो मैं उच्च शिक्षा के रिफॉर्म के लिए और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए जरूरी मानता हूं, उसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ जनरेटिंग हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमस बनाए जाने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय 100% ऑटोनॉमस होना चाहिए। नंबर 2, रेगुलेटरी फ्रीडम को सुनिश्चित करना दूसरा सूत्र है। आत्मनिर्भर यूनिवर्सिटी के लिए मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमको आगे बढ़ाना चाहिए। एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ यूनिवर्सिटी के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे 2020 में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उनके जो विजन के बेसिस पे रेगुलेटरी फ्रीडम दिया है। नंबर 3, यूनिवर्सिटी के पास सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस होना चाहिए। एक्सेलेंस के लिए हेवी इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट जरूरत है। एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी, इंटरनेशनलाइजेशन, करियर अपॉर्चुनिटीज, सबके लिए ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। नंबर 4, energizing the university for innovation, entrepreneurship and collaboration. यूनिवर्सिटी को आइसोलेशन में काम नहीं करना होगा। इंडस्ट्री, सोसाइटी, मार्केट्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेशन की आवश्यकता है। नंबर 5, ग्लोबलाइजिंग द इंडियन यूनिवर्सिटी। भारतीय यूनिवर्सिटीज को ग्लोबलाइज होना पड़ेगा। नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला जैसे हमारे सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में भी उनके जमाने में ग्लोबल रहें और उसी के लिए हमको भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। नंबर 6, डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इंटरनेशनलाइजेशन पर फोकस किया है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कैंपसेस इन इंडिया और इंडियन यूनिवर्सिटी कैंपसेस अब्रॉड का विजन जरूरी है। भारत को इंटरनेशनल स्टूडेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए सबसे आवश्यक है। नंबर 7, कल्चर ऑफ रिसर्च, स्कॉलरशिप, पब्लिकेशंस। एक आत्मनिर्भर यूनिवर्सिटी का फोकस रिसर्च ही होना चाहिए जो सोसाइटी का प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके। इस काम करने के लिए अभी संभावना भी है और हमारे पास सामर्थ्य भी है। कैपेसिटी बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी को अर्बन इंडिया से ग्रामीण भारत में ले जाने की जरूरत है। इसके लिए रूरल एरियाज में सिविल, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। आत्मनिर्भर रूरल बेस्ड यूनिवर्सिटी का भारत को नॉलेज सोसाइटी बनाने में बड़ी भूमिका होगा। नंबर 9, इंटरनेशनल रैंक और ग्लोबल बेंचमार्किंग्स। इंटरनेशनल रैंकिंग्स को सीरियसली कंसिडर किया जाना चाहिए। मायोपिक व्यू से वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते। टाइम्स हायर एजुकेशन और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स जैसे ग्लोबल रैंकिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग को और फर्दर एंगेजमेंट और रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा और उनकी जो मेथोडोलॉजी को असेस करके हम कैसे उसमें आगे बढ़ने के लिए हम लोग को स्टेप्स लेना पड़ेगा। नंबर 10, पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिवाइड को तोड़ने की आवश्यकता है। इस डिवाइड ने उच्च शिक्षा का बहुत नुकसान किया है और इसमें भी हम लोग को आगे कदम उठाना चाहिए। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने वर्ल्ड में 5 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई किया है। लॉयोला कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ने के बाद एज अ रोड स्कॉलर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में पढ़ाई किया है। ये जो बाहर के जो 3 यूनिवर्सिटीज दुनिया का जो टॉप 25 यूनिवर्सिटीज में शामिल है। मेरी इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री जी की विजन को साकार करें, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के विजन को साकार करें। हम अपनी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाएं, हमारे ही देश में हमारे बच्चों को और फ्यूचर जनरेशन को भारत में ही वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने का मौका मिले। हम इसमें इसमें हम लोग को मेहनत करके इस विजन को फुलफिल करने के लिए ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद और
इंटरनेशनल आईसीसी को मैं इस मौका के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस मौका के लिए। नमस्कार। डॉक्टर राजकुमार, थैंक यू। ना सिर्फ आपके विचार और आइडियाज बहुत अच्छे हैं, मैं ये कहूंगा कि आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। बेशक आप कन्याकुमारी से हैं, बट आपने बहुत अच्छी तरह से अपने विचार रखे। और आई थिंक हमारा चेंबर भी गवर्नमेंट के साथ काफी समय से जुड़ा है, और पिछले ही साल जून में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आईसीसी को एड्रेस किया था, और तब से लेकर आज तक जो भी रिफॉर्म्स अलग अलग सेक्टर में आए हैं, और एक मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, इनका जो एक मंत्र गवर्नमेंट ने हम सब लोगों को दिया है, उससे एक समर्थ और एक सशक्त भारत बनने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और उसमें शिक्षा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये हम सब का सौभाग्य है कि शिक्षा की जिम्मेदारी भारत के लिए एक बहुत ही योग्य मंत्री के रूप में श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, और अब हम सभी इस बात की आशा करते हैं कि आप अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। आईसीसी के इस वर्चुअल सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो आज ये परामर्श हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, वेबिनार हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत, उद्यमिता और रोजगार कौशल का विकास। वर्तमान परिस्थितियों में इतना जीवंत विषय आपने लिया है जिसकी आज ज़रूरत है, और ऐसी परिस्थिति में ज़रूरत है जब पूरी दुनिया ठहरी हुई है। ऐसी वक्त पे इनकी ज़रूरत है जब देश बहुत तेज़ी से अंगड़ाई ले रहा है। ऐसे वक्त में ज़रूरत है जब देश अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा होना चाहता है। ऐसे वक्त में इसकी ज़रूरत है जब उद्योग जगत और शिक्षा, इन दोनों का अद्भुत समन्वय से भारत को फिर विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया जा सकता है। और इसलिए मैं आपके इस कार्यक्रम का जो आपने आयोजन किया है, मैं आईसीसी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। और आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं श्री विकास अग्रवाल जी, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मैं शुभकामना भी देना चाहता हूं कि आप इसी तरीके से सक्रिय गतिविधियां करके देश के इस नव निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका निभाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर राजकुमार, डॉक्टर सी राजकुमार सच में ही राजकुमार हैं हमारे। ये इन्होंने, बहुत सारे लोग तो राजकुमार होकर के और चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने आजीवन राजकुमार ही रहना है। और ये अपने नाम की तरह, उसी तरह राजकुमार की ही तरह बहुत बड़े विजन के साथ, बड़े मन के साथ, बड़ी इच्छा शक्ति के साथ, बड़े विजन के साथ और बड़े मिशन के साथ मैं जब से इनको देख रहा हूँ, मेरे मन में इनके प्रति बहुत एक प्रेम उमड़ता है और आशा भी जगती है, और संभावनाओं को मैं इनमें बहुत तलाशता हूँ। कभी कभी किसी व्यक्ति के चेहरे को आप देखेंगे तो उत्साह मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि कभी कोई आदमी आपको ना तो गाली दे रहा है ना आपका आहित करता है, लेकिन उसको देखते ही जैसे रोना जैसा आता है, ऐसा लटका हुआ चेहरा रहता है, थका पीटा कुंठा में जैसे। अब वो चेहरे को देखते ही कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन कुछ चेहरों को देखते हैं तो उत्साह लगता है। आप यदि निराशा में भी हैं तो आपकी निराशा, उसको मिलते, उसको बात करते हो, निराशा खत्म होती और नई आशा का संचार होता है। ये जरूरी है। ये शायद जितना मुझको महसूस होता है वो शायद इस बात से आती है जब लोग अपने जीवन के अंदर रात दिन खपते हैं, एक एक क्षण का उपयोग करते हैं, अपने खून और पसीने से एक एक पल को जीवित रखते हैं। वो निराश कहाँ से हो सकते हैं? उनके चेहरे पर कुंठा कहाँ से आ सकती है?
वो हताश और निराश तो, हताशा तो उनको दूर दूर तक छू भी नहीं सकती है, निराशा तो फटक भी नहीं सकती है। और इसलिए मुझे लगता है जब राजकुमार को मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जब 34 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति कुलपति बन जाता है और विदेशों से पढ़ने के बाद सुंदर हिंदी बोल सकता है, खूबसूरत हिंदी बोल सकता है, ये इनकी मेहनत का, इनकी सहजता और शालीनता का, प्रखरता का ये अद्भुत दोनों संगम। बाकी इनकी कितनी लंबी यात्रा है और स्वाभाविक ही है कि उस पर बोलेंगे तो अच्छा ही होगा, लोगों को भी इनसे प्रोत्साहन मिलेगा, प्रेरणा भी मिलेगी। समाज में कुछ ही तो लोग हैं जो कुछ हट करके काम करने का मादा रखते हैं और अपने को साबित करते हैं कि नहीं, जो सोचते हैं वो कर सकते हैं और सोच भी उनकी बड़ी हो सकती है। और मुझे लगता है कि ये जितने भी बहुत कम उम्र में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया। हम जिस धरती पर इस समय इस आयोजन को कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, क्या आयु थी विवेकानंद, लेकिन आज वो काम करके वो आज जिंदा हैं। विवेकानंद कभी मरेंगे नहीं, वो जो विचार है वो हर पल हर क्षण हमारे मन और मस्तिष्क में कूदता रहता है, प्रेरित करता है। उत्तिष्ठ और जागृत का हर क्षण मन के अंदर जिन भी लोगों ने आगे बढ़ना है, रात और दिन एक करके और नए शिखर को पाना है, उनके लिए स्वामी विवेकानंद जैसा युवा एक बेहतर आदर्श हो सकता है। और इसलिए मैं राजकुमार जी आपको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ कि ये जो हिंदी है, हिंदी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शब्द शक्ति है। इसमें लगभग 10 लाख शब्द शक्ति है और यदि आप इसका शोध और अनुसंधान करेंगे तो दुनिया की तमाम भाषाएं संस्कृत और हिंदी से निकलती हुई आपको लगेंगी। और आज 67.67 करोड़ पूरी दुनिया में हिंदी को बोलने वाले लोगों की अभी दुनिया में जरूर तीसरे नंबर की बोली जा रही है ये भाषा, लेकिन मुझे लगता है कुछ ही दिन के बाद वो नंबर 1 होगी, क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान कहीं ना कहीं इस भाषा से जुड़ती है, मिलती है और इसकी जरूरत है देश को एक सूत्र में। वैसे तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में इतनी खूबसूरत भाषाएं और हमारे संविधान ने हमको 22 भारतीय भाषाओं को दिया है। तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती है, बंगाली है, उड़िया है, संस्कृत है, हिंदी, उर्दू, असमिया, 22 ऐसी खूबसूरत भाषाएं हैं जिनमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, अनुसंधान भी है, परंपराएं हैं, जीवन है, जीवन दर्शन है। तमाम उन भाषाओं को हम सशक्त करेंगे और उनके एक सूत्र के रूप में ही हिंदी सबको पिरोती हुई चलती है। देश ऐसा खूबसूरत है, ये 22 भारतीय भाषाओं का ऐसा सुंदर गुलदस्ता है जो इस देश को विविधता में एकता का सबसे बड़ा सूत्र खड़ा करता है। और उसके अंदर साहित्य है, उसका अंदर जीवन दर्शन है, परंपराएं हैं। अब तमिल को आप पढ़िए तो भारत का दर्शन उसमें मिलता है, आप कन्नड़ को पढ़िए, क्या क्या नहीं मिलता है। हम देश, इसलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम एक दूसरे को जिस दिन जान जाएंगे उस दिन दुनिया में सबसे समृद्धतम हो जाएंगे। और वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान, 130-135 करोड़ लोगों का देश। हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, जिस बात की चिंता कर रहे हैं और जिस बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि यदि हम एक कदम भी बढ़ते हैं, हिंदुस्तान का एक व्यक्ति केवल एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो एक कदम आगे बढ़ने से 135 करोड़ कदम बढ़ते हैं। कई देशों को तो 135 करोड़ कदम ही पार कर जाते हैं। ये हमारी विपुलता, ये हमारा भारत का वैभव। और इसलिए ये जो हमारी ये शक्ति, ये हमारी कमजोरी नहीं हो सकती है, ये हमारी कभी कमजोरी रही भी नहीं है। कमजोरी है तो हमारा समय पर जिस तरीके से हम लोग कभी कभी खो जाते हैं और उस खोए जाने में और अति आत्मविश्वास करने में और अति उदारता की भी सीमाओं परे होने में हम लोगों ने बहुत ज्यादा कीमत चुकाई है। वो गुलामी के रूप में हम देखते हैं। आखिर ये भारत तो विश्वगुरु भारत था, क्या कमी थी? कौन सा भारत? जब मैं उस भारत की बात करता हूं जो विश्वगुरु भारत था। अभी राजकुमार जी आपने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की बात की, तब दुनिया में आप तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में आपकी दखल है। मैं सोचता हूं वो 700, 800, 1000 साल पहले, मुझे अच्छा लगा अभी कुछ दिन पहले
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो उनके प्रबंध निदेशक रॉड स्मिथ ने एक वेबिनार में जब वो मिले और उन्होंने उसके बाद मुझे मेल भेजा तो मुझे खुशी हुई। उन्होंने कहा कि 700 ईस्वी पूर्व यहाँ पर हिंदुस्तान में जो विश्वविद्यालय थे और जो भारत ज्ञान का समृद्ध केंद्र था, इस नई शिक्षा नीति ने उसको जीवंत कर दिया, जो सारी दुनिया का मार्गदर्शन देने में सक्षम है। ये अब दुनिया के लोग हमारे साथ बोलने लगे हैं। ये समय जरूरत है केवल अपने को खड़े रखने की जरूरत। बताइए सर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने आपको भी ऑनर किया है। ये देश के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान ने आपको ऑनर किया है और आपकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया। सर धन्यवाद राजकुमार जी। और इसलिए क्या है कि आप जैसे सब लोगों ने नई शिक्षा नीति को बनाया है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। जब हम परामर्श करते हैं तो इस देश के 1000 विश्वविद्यालयों से के कुलपतियों से परामर्श करते हैं, 50,000 डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल अध्यापकों से परामर्श करते हैं, 16 लाख स्कूलों से परामर्श करते हैं और इस देश के 33 करोड़ छात्र छात्र और उनके माता पिता 99 करोड़ से परामर्श करते हैं। तो तब जाकर के ये खूबसूरत ये नई शिक्षा नीति हमारे सामने आती है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज जिस बात को आपने आत्मनिर्भर भारत और उद्यमिता और रोजगार कौशल का विकास, ये नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है, ये उसके रास्ते से होकर के गुजरती है। और मुझे खुशी है कि आपने इस विषय पर आप आज चर्चा की है। यदि मैं जिस भारत की मैं बात कर रहा हूँ, वो भारत 24 घंटे हमको अपने मन और मस्तिष्क में जीवित रखना पड़ेगा, वो विश्व गुरु भारत, और जिसके बारे में एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यं सर्वमानवा। कोई तो बात थी जो सारी दुनिया के लोग ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार सब कुछ सीखने के लिए तो हमारे पास आते थे। और जब हम उसके बाद सोचते हैं मेरे देश को विश्व गुरु कहा गया और मेरे देश को सोने की चिड़िया कहा गया, धन धान्य और वैभव से इतना संपन्न देश कि इसको दुनिया सोने की चिड़िया के नाम से जानती है। कहाँ है वो सोने की चिड़िया? आज जरूरत है इस पर न केवल विचार करने की बल्कि एक कदम आगे बढ़ने की। मुझे भरोसा है क्योंकि इस देश के 135 करोड़ लोगों की आबादी है। हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है, हमारे पास विजन की कमी नहीं है, हमारे पास विजन को तब्दील मिशन के रूप में और क्रियान्वित करने का भी दम है। अब थोड़ा सा समन्वय की जरूरत है। आप जैसे संस्थान जब आगे आते हैं तो जब उम्मीदें और बढ़ती हैं। राजकुमार जी जैसे युवा जो शिक्षाविद और जिनके मन में एक विचार है, ललक है, देश भी जिनको मन मस्तिष्क में देश भी पलता है और जिनमें भारत के संस्कार भी पलते हैं और जिसमें भारत का विजन भी पलता है, इसकी जरूरत है। एक वो समय बीच में जो हमारी दौड़ और होड़ लग गई थी पैकेज की, आज उसको रोक करके और वो पैकेज की दौड़ नहीं बल्कि पेटेंट की दौड़ की जरूरत है। हमारे पास सब कुछ है, हमको शोध और अनुसंधान के साथ उस चीज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और इसलिए मैं आलोक जी, आपको आलोक टिब्रेवाल जी जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और श्री प्रदीप अग्रवाल जी सीईओ हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं प्रदीप भाई, और सिमरप्रीत सिंह जी जो निदेशक हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर ध्रुव ज्योति चट्टोपाध्याय जी, और आपके सभी जो चट्टोपाध्याय जी सह अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं और कुलपति सिस्टर निवेदिता विश्वविद्यालय के भी हैं, सभी ICC विशेषज्ञ समिति के सदस्य और शिक्षा और उद्योग बिरादरी के गणमान्य जितने भी लोग जुड़े हैं, मुझे बताया गया कि बहुत बड़ी संख्या में आज सभी लोग जुड़े हुए हैं। मैं जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं, उनका मैं सबका बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और जिस बात को मैं कहता हूं कि स्वभाव की है विश्वगुरु भारत और सोने की चिड़िया भारत और आत्मनिर्भर भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत चाहिए और उस 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत के लिए इस समय हमारी नई शिक्षा नीति उसके आधार स्तंभ बन करके आई है। जिस बात को चर्चा हुई है
कि अंततोगत्वा जनसंख्या हमारे पास है, हमारे पास मार्केट की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, तो फिर ये जनसंख्या और प्रतिभा, इनका दोनों का जो बीच की समस्याएं हैं और जो उसके तमाम विंग हैं, उनका कहाँ गैप रह गया, इस गैप को भरने की जरूरत है आज। और ये गैप निश्चित भरा, जिस दिन ये गैप भरा जाएगा। और अभी राजकुमार जी ने जो 10 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, राजकुमार जी ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं आपके, ये उस रास्ते पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप तो IOE संस्थान में आते हैं, जो उत्कृष्टता को जो 20 ऐसे संस्थान अभी हमने चुने हैं, उनमें एक आपका भी संस्थान है, जिसमें 10 सरकारी और 10 गैर सरकारी संस्थान हैं, और जो विश्व की रैंकिंग में श्रेष्ठता को अर्जित करने के अभियान के लिए आपको एक योद्धा बना करके मैदान में भेजा गया है हिंदुस्तान की ओर से। और मैं समझता हूँ, मुझे भरोसा है अपने संस्थानों पर कि वो ऐसी भूमिका निभाएंगे जैसे देश को उनसे अपेक्षा है, और निश्चित रूप में पूरे विश्व के शिखर पर पहुंचेंगे, क्योंकि हमें विजन की कमी नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा एक व्यक्ति में पहले से ही अवस्थित और उत्कृष्टता की अभिव्यक्ति है। और विवेकानंद जी का मैं जब देखता हूँ, विवेकानंद जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि शिक्षा जिसके द्वारा चरित्र निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। विवेकानंद जी कहते हैं कि मेरे लिए शिक्षा का सार मन की एकाग्रता है, न कि केवल तथ्यों का संग्रह। वो ये भी कहते हैं कि शिक्षा आपके मस्तिष्क में डाली जाने वाली सूचनाओं की मात्रा नहीं है, और न ही आपके जीवन में द्वंद्व पैदा करने वाली है। हमारे पास जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण और विचारों का सार्वभौमिक भाईचारे, सहिष्णुता, करुणा और अपने आप में विश्वास के विचारों को ये बढ़ावा देने वाली ही शिक्षा हो सकती है। तो स्वामी जी ने जिस बात को कहा है, और जिस बात को अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो वोकेशनल एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने अभी चर्चा की है, तो मैं समझता हूं कि ये जो स्वामी विवेकानंद जी के जितने भी, मैं स्वामी विवेकानंद जी को देख रहा था, समाज के बारे में जो कहा है, मूल्यपरकता के बारे में कहा है, समावेशन के बारे में कहा है, भाषा के बारे में उन्होंने जिस बात को कहा है, अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में विवेकानंद जी ने कहा है, महिला सशक्तिकरण के बारे में विवेकानंद जी ने कहा है, और अपना आत्मनिर्भरता के बारे में कहा है, विज्ञान और तकनीकी के बारे में कहा है, शारीरिक शिक्षा और उसके चिंतन के बारे में कहा है। और मैंने विवेकानंद जी को पूरा पढ़ने के बाद एक ऐसी बुकलेट तैयार की कि हम कहाँ फिट कर पाए विवेकानंद जी के विचारों को अपनी नई शिक्षा नीति में। मुझे कहते हुए गौरव महसूस हो रहा है कि विवेकानंद जी के पूरे विजन को हमने नई शिक्षा नीति में उड़ेला है, और निश्चित रूप में वो विवेकानंद का भारत बनेगा, जो विवेकानंद का वो भारत बनेगा जो विश्व गुरु भारत के रूप में फिर विश्व में भी ख्यात होगा, और अपनी उस गरिमा को फिर लौटा करके अपना एक आधार खड़ा करेगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज स्वामी जी की इन भावनाओं से प्रेरित आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया है। और मुझे लगता है कि विवेकानंद जी, क्योंकि आप कलकत्ता में हैं, और 31 मई 1893 को जब वो पहली बार वो उधर आए और उद्योगपति, आपको मालूम है कि जमशेद टाटा जी, जमशेद जी से जो है उनका मुलाकात हुई थी, और विवेकानंद जी किस तरीके से जो अपनी परंपराओं को लेकर के पूरी दुनिया में जा रहे थे। तो आपको मालूम होगा, आप तो जानते ही हैं कि विवेकानंद जी ने जमशेद जी को उनके अनुभवों को सुनाया, और अपनी यात्रा की, जो सत्य की खोज में यात्रा के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये उपनिवेशवाद है, और जिनके हाथों में भारतीय का जो अथक परिश्रम है, उसका उत्पीड़न और दमन हो रहा है। और उन्होंने कहा था कि क्या ऐसा क्या हो सकता है कि जो वो
हमारी प्रतिभा है, जो हमारा औद्योगिकीकरण है, वो हमारी भारत की धरती पर खड़ा हो। उन्होंने जापान की अभूतपूर्व प्रगति और जो भारत में जो इस्पात से के उद्योग की नींव रखने की जो बात की थी उस समय 1893 में, मुझे लगता है कि जमशेद जी ने जिस ढंग से औद्योगिक महासंघों में से एक संस्थापक जमशेद जी ने उपकरणों प्रौद्योगिकी की खोज में भारत को जो एक मजबूत औद्योगिक राष्ट्र बनाने की दिशा में काम किया, वो आज हमारे बीच उसका उदाहरण है। और तब भी उन्होंने ये कहा था कि क्या माचिस जो है जापान से आयात होगी, और इतना बड़ा देश और सब कुछ कर सकता है। और उसी समय उन्होंने जो किया था, और जो संस्थान, मुझे आज भी इस बात की खुशी है कि उन्होंने जिस तरीके से भारतीय विज्ञान संस्थान 1909 में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की। विवेकानंद जी, और जब विवेकानंद जी विज्ञान और देशभक्ति के विचारों से उत्प्रोत संस्था के स्थापना के बारे में उन्होंने कहा था, तो मुझे लगता है कि वो मुलाकात उन दोनों लोगों की वो अंतिम मुलाकात थी, लेकिन उस अंतिम मुलाकात ने दोनों को एक औद्योगिक क्षेत्र, विज्ञान और आध्यात्म, ये तीनों का जो मिश्रण किया, आज उसको याद करने की जरूरत है। यदि एक विवेकानंद पूरी दुनिया में भारत के आध्यात्म को लेकर के, चिंतन को लेकर के पूरे विश्व को शिखर पर पहुंचा सकते हैं, हमारे जमशेद जी अथक मेहनत और प्रयास करने के बाद एक अद्भुत उदाहरण दे सकते हैं। और जो हमारा वैज्ञानिक संस्थान है आज विश्व की शिखर पर, वो अपनी उपस्थिति को महत्वपूर्ण तरीके से दर्ज कर रहा है। तो इन तीनों चीज का आज भी तो समन्वय की जरूरत है। आध्यात्म इसकी ताकत है, उद्योग की इसकी जरूरत है, और विज्ञान इसका शोध और अनुसंधान है। इन तीनों की जरूरत है। और मुझे भरोसा है कि जिस समय हम इन तीनों को जोड़ेंगे, और जो आज जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप में वो हमको बहुत आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये जो आत्मनिर्भर भारत है, ये तो गांव में बसता है ना। जब तक हम उस गांव को आत्मनिर्भर नहीं करेंगे, आपको मालूम है कि हमारे देश का कोई भी गांव, उससे बड़ा गणतंत्र कोई नहीं था। एक गांव इस देश का गणतंत्र के रूप में था। उसकी अपनी अर्थव्यवस्था होती थी, न्याय व्यवस्था होती थी, सामाजिक व्यवस्था होती थी, सारी व्यवस्थाएं होती थी। और आज वो गांव आज भी वही गांव है। आज उसको किस तरीके से नएपन से, राजकुमार जी आपने कहा कि शहरों को से को गांव की ओर जाने की जरूरत है, और जो गांव के बच्चे का जो होड़ लगी शहरों में, और शहरों से जो होड़ लगी विदेशों में, अभी आत्मनिर्भर भारत और विश्व में किस तरीके से भारत अपने आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो सकता है। क्या आज एक होड़ लगी, एक समय था जब लोगों को लगा कि नहीं, मेरा बच्चा विदेशों में पढ़ रहा है, तो वो विदेशों में पढ़ाने की होड़ लग गई। हाँ, कोई शोध और अनुसंधान के लिए विदेशों ने, पूरी दुनिया में जाना चाहिए हमको, पूरी दुनिया हमारी कायल होनी चाहिए। लेकिन केवल शौक के लिए, केवल क्योंकि मैं विदेश में पढ़ रहा हूँ, मेरा बेटा विदेश में पढ़ रहा है, सिर्फ इसलिए आज 8 लाख छात्र विदेशों में हैं, और इस देश का 2 लाख करोड़ प्रति वर्ष विदेशों में जाता है सिर्फ शिक्षा पर। और ना हमारा पैसा हमारे काम आता है, ना हमारी प्रतिभा हमारे काम आती है। ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती का मुकाबला हमने करना है। विवेकानंद जी ने कहा था कि जितना बड़ा संकट होता है उतनी बड़ी जीत होती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जितनी कठिन और जितनी बड़ी चुनौती होती उतनी वो अवसरों, यदि ताकत के साथ उसमें मुकाबला किया जाए तो अवसरों में तब्दील होती है। मुझे भरोसा है इस समय पूरा मैदान खाली हमारे लिए, बहुत अच्छे अवसर हैं। उद्योग जगत को मेरी प्रतिभाओं के साथ मिलन होना चाहिए। पीछे के समय जब मैंने IIT इत्यादि का अध्ययन किया, तो मुझे लगता था कि एक तरफ उद्योग है और दूसरी तरफ जो है मेरा पाठ्यक्रम है। उद्योग और पाठ्यक्रम के बीच का कोई तालमेल ही नहीं है, इसलिए यहाँ का बच्चा जाकर के विदेश चला जाता था।
और इसलिए हमने कहा नहीं, मेरे IIT, मेरे NIT, इनमें उद्योगों के साथ जोड़ करके क्या जरूरत है, और उसमें भी 50% मेरा ये IIT पढ़ने वाला बच्चा वो यहाँ के उद्योगों में वो विचार करे, अनुसंधान करे और उस उद्योग को अपने पढ़ते पढ़ते उसकी ऊंचाइयों तक लेकर के जाए। ये है प्रैक्टिकल, इसकी जरूरत है। तो ताकि वो प्रतिभा और वो जो उपकरण है, जो संसाधन है, उन दोनों का मेल हो सके और एक नई चीज शोध और अनुसंधान के रूप में आगे आ सके। हमने IIIT एक ऐसा PPP मोड में एक किया है। हमने उसमें IIIT में भारत सरकार 50% का अनुदान देती है, 35% का संबंधित राज्य करता है और 15% का उद्योग क्षेत्र करते हैं। और ये एक अद्भुत प्रकार का जो है IIIT बना है। अब हमारे बच्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस समय हमने कहा है कि ये 50% उद्योगों में जाना चाहिए। उस उद्योग, जिस उद्योग में यदि एक बार बच्चा चला गया और उस उद्योग की ऊंचाइयों को अब बढ़ाने लग गया, तो एक तो उस उद्योग, वो जो उद्योगपति है उसको तो वरदान के रूप में वो छात्र, उसकी प्रतिभा मिलेगी तो वो उसको बढ़ाता चला जाएगा और पढ़ते पढ़ते ही वो एक योद्धा के रूप में, और तमाम लोगों को जो स्टार्टअप, जो अन्य जो बच्चा आगे अपने स्टार्टअप के रूप में जाएगा, वो नौकरी के लिए नहीं दौड़ेगा बल्कि नौकरी देने की कवायद करेगा, अपने में समृद्धता युक्त करेगा वो। और इसलिए उसकी जरूरत है, हो रहा है, परिवेश तेजी से बन रहा है, बढ़ रहा है। हम पीछे की बातों को न तो ढोना चाहते हैं, न ढोने की जरूरत है, क्योंकि वक्त कम है। हम आगे क्या कर सकते हैं उसकी जरूरत है। हम एक एक पल को कैसे सजो सकते हैं, हम इतिहास को बदल कैसे सकते हैं कि हाँ हम भी अपने आधार पर खड़े हैं। अब यदि अर्थनीति की मैं बात करूं तो कौटिल्य से बड़ा अर्थशास्त्री कौन हो सकता है? लेकिन जब कौटिल्य को हमने पढ़ाया ही नहीं, जब कौटिल्य को हमने पढ़ा ही नहीं, जब हमने भारत के गांव को देखा ही नहीं, जब भारत के गांव का अध्ययन किया ही नहीं, तो फिर भारत के बारे में कैसे विचार करेंगे? आज जरूरत है इस बात की, आज जरूरत है इस बात की है। क्या मैं सोचता हूं कि हमारी से ज्यादा समृद्धता हम तो पूरी दुनिया को अपने पास, यदि हम पीछे को मोड़ करके देखें तो आयुष वेदा, आयुर्वेद को जो आयु का विज्ञान है, कौन दुनिया का व्यक्ति जो जीवित नहीं रहना चाहता, सुखी नहीं रहना चाहता, जो शारीरिक रूप से सक्षम और मानसिक रूप से समृद्ध नहीं होना चाहता? कौन है? शरीर नहीं है और मन नहीं है तो व्यक्ति का तो अस्तित्व ही बेकार। जब व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो उसको सुख उन संपदाओं से क्या लेना है? और इसलिए ये मनुष्य जो ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति है, इसको ठीक रखने का मादा हिंदुस्तान की धरती पर है। आयुष वेदा आयुर्वेद कहने वाला चरक, उसकी चरक संहिता आज भी इसी तो देश के अंदर है। जब पूरी दुनिया अब ये महसूस करने लगेगी कि हाँ, यदि शाश्वत चिकित्सा कोई है तो वो आयुर्वेद में है, और तमाम व्याधियों के यदि समाधान हो सकता है तो आयुर्वेद में हो सकता है। ये हमारे देश में है। हमने क्या उन जड़ी बूटियों के साथ अपना संबंध किया? ये संजीवनी बूटियों के साथ संबंध किया? हमने जड़ी बूटियों के उत्पादन और दोहन पर काम किया? क्या उस पर शोध और अनुसंधान हुआ? तो यदि नहीं हुआ तो अब जरूरत है। अब पूरा मैदान खाली है, चीज हमारी है, दुनिया वाले पढ़ रहे हैं, तब हमको सिखा रहे, उल्टा हो रहा है। हमको अपनी चीज को बताना चाहिए था उनको, ये हमारे पास है, वो हमको बता रहे हैं। जैसे आज जर्मनी में 13-13, 14-14 विश्वविद्यालय, संस्कृत के विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, और वहां होड़ लगी हुई संस्कृत को, इसलिए कि उनको मालूम है कि संस्कृत में ऐसे ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, और तमाम कृषि से लेकर योग से लेकर के और तमाम आयुर्वेद तक ऐसे 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 ग्रंथ, ऐसे ऐसे सूत्र हैं जहां पूरी दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। वो हमारी चीज है, हम पर वो अध्ययन करेंगे। लेकिन जब हम इस देश में कहेंगे तो लोग हास्यास्पद स्थिति में जाएंगे कि अभी अमेरिका ने नहीं बोला है, इसलिए जो है पहले वो बोल देगा तो हम करेंगे। इसलिए इस मानसिकता को चेंज करने की जरूरत है। मुझे भरोसा है जो वर्तमान समय है बहुत तेजी से उभर करके जो युवा पीढ़ी है और जो आप सब लोग हैं, उस बात को आप न केवल समझ रहे हैं बल्कि आप लीडरशिप ले रहे हैं। मुझे खुशी होती है। मैं इस देश के सभी IITs को, IIITs को, आईसर को, IIM को, NITs को, अपने IOE से जुड़े संस्थान है, NIRF में जो टॉप 100 विश्वविद्यालय हैं, जब इन सबकी मैं समीक्षा करता हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की समीक्षा करता हूँ, तो मुझे लगता है क्या नहीं कर सकते हम दुनिया में। ये तो यंग इंडिया रहने वाला है आगे 35 सालों तक, कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि शोध और अनुसंधान की कमी है, और ऐसा भी नहीं कि प्रतिभा की कमी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि हमारे पाठ्यक्रम की कोई कमी है। नहीं, यदि ये होता
तो मैं ये समझता हूँ राजकुमार जी, आप और आप सब लोग जानते हैं कि चाहे वो गूगल है और चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे दुनिया की शीर्षस्थ कंपनी है, उसका सीईओ हमारी धरती से पढ़ करके आईआईटी से, हमारे विश्वविद्यालयों से पढ़ने के बाद पूरी दुनिया की लीडरशिप ले रहा है। फिर तो उन्हीं के यदि हमारे पास प्रतिभा नहीं थी और हमारा पाठ्यक्रम ठीक नहीं था तो दुनिया की लीडरशिप, अभी मैंने सारे आईआईटी को कहा कि आपके छात्र कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं सब इकट्ठा करो। मुझे खुशी होती है, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं हम, ये हमारी ताकत, उस ताकत को हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तान के लिए उपयोग करना है, इसकी जरूरत है आज। इसलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है। ऐसा आत्मनिर्भर भारत और ऐसे विषम परिस्थितियों में भी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित कर देना गया। ये यहाँ से देखे, उस विषम परिस्थिति में जहाँ दुनिया संकट से गुजर रही है, बचाओ की त्राही की हुंकार आ रही है, वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते आत्मनिर्भर भारत की जरूरत है और उसके लिए 20 लाख करोड़ कई विधाओं में अलग अलग करके करना है। ये भारत की सोच आज पूरी दुनिया में इन विषम परिस्थितियों में भी हमने आगे बढ़ाया है। हमने कोरोना काल में ही नई शिक्षा नीति को हम लाए हैं। हमने कोरोना काल में ही दुनिया को ये बताया है कि नहीं, यदि भारत खड़ा है तो हमने जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं को कराया। नीट दुनिया की कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षा है, हमने करवाई है। हमने बच्चों का एक वर्ष खराब नहीं होने दिया है। आप समझ सकते हैं कि कुल अमेरिका की कुल जितनी आबादी नहीं है उससे ज्यादा इस देश का छात्र छात्राएं हैं, उनको हम ऑनलाइन पर लाए। सोच नहीं सकता कोई कि अच्छा अचानक जब पूरी दुनिया घर में कैद हो गई हो और उसके बाद भी ऐसी परिस्थितियों में जहां ऐसी संभावनाएं हो गई हो, वहां हम ऑनलाइन पर लाए। दुनिया का शायद ये रिकॉर्ड होगा कि 30 और 33 करोड़ तक को ऑनलाइन पर एक साथ लाना कोई मजाक बात नहीं थी, सहज नहीं था। ये चुनौती भरा कदम था, लेकिन उस चुनौती का मुकाबला करके हमने उसको साबित किया है। और इसलिए जब दुनिया के देशों ने अपने को एक एक 2-2 साल पीछे कर दिया हो, ऐसी चुनौती भरे समय में भी हमने अपने छात्र छात्राओं की सुरक्षा भी की, उनकी रक्षा भी की और उनके भविष्य को संवारने की भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारे चाहे उच्च शिक्षा हो चाहे हमारी स्कूली शिक्षा हो, और हमने किया। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी रोजगार की दिशा में भी मेरे 2-3 निवेदन हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है, हम कक्षा 6 से वोकेशनल लाए हैं। पहली बार हो रहा है जब वोकेशनल एजुकेशन 6वीं से ही शुरू कर रहे हैं, और वो भी इंटर्नशिप के साथ कर रहे हैं। 6वीं में पढ़ने वाला बच्चा अपने अगल बगल में क्या क्या कर सकता है। वो खेतों के बीच रहता है तो खेतों में क्या कर सकता है, वो फैक्ट्रियों के बीच रहता है तो फैक्ट्री में जाकर के क्या कर सकता है, यदि वो बीएड क्षेत्र में कहीं रहता है तो वो वहां पर क्या क्या संसाधन है। हमारे देश के संसाधन और उसकी आय और प्रतिभा तीनों का मिश्रण ही नहीं हुआ कभी, ये उससे जोड़ा ही नहीं उस धरती से उसको कि वो क्या कर सकता है। इसलिए 6वीं से इंटर्नशिप में केवल कागजी ज्ञान और उसका ज्ञान नहीं, केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल करेगा वो 6वीं 7वीं 8वीं और 12वीं तक आते आते वो एक योद्धा के रूप में किसी के पैरों पर खड़ा नहीं होगा। जो हमारे जो शिक्षा नीति थी पहले, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने क्लर्क पैदा किए। क्या जो हम कह रहे हैं केवल तुम डिग्री लो तुम एक क्लर्क बन सकते हो, उनके वजन को उस सीमा तक उभार करके नहीं रखा, न उनमें शोध और अनुसंधान की प्रवृत्ति डाली, न सीखने की और न सिखाने की प्रवृत्ति डाली। आज परिवर्तन करना है हमको। नई शिक्षा नीति इन्हीं विषम विशेष आयामों को लेकर के व्यापक परिवर्तन और रिफॉर्म के साथ, दुनिया का सबसे बड़ा विचार विमर्श और बड़े रिफॉर्म के साथ ये नई शिक्षा नीति आई है। तभी तो अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री जी के साथ जो मेरे आवास पर एक मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने बहुत खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा नीति मैंने बहुत बड़ा अध्ययन किया, लेकिन ये तो पूरे विश्व के लिए एक संजीवनी है। अभी कल रात को रात 10-11 बजे तक नेहरू सेंटर लंदन में शायद राजकुमार जी भी जुड़े रहे होंगे, और जो उनके नेहरू सेंटर लंदन में जो जॉनसन जी जो वहाँ के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री जी के छोटे भाई हैं और बहुत ही श्रेष्ठ पत्रकार भी हैं,
वो जुड़े थे और उन्होंने कहा कि ये जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति अद्भुत है, मैंने इसका एक एक चीज को पढ़ा है। कल वो दो ढाई घंटा हम लोगों के साथ जुड़े रहे लंदन के उस केंद्र में। और उससे पहले संयुक्त राष्ट्र अमीरात के शिक्षा मंत्री हूँ। तो तमाम दुनिया और देश के लोग आज हमारी नई शिक्षा नीति के लिए लालायित हैं, चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ इसको वो करें, समन्वय करें। और हम भी चाहते हैं कि हम दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को अपनी धरती पर लाएं। इसलिए कि 8 लाख छात्र जो मेरे पढ़ रहे हैं, हमने स्टडी इन इंडिया को किया है। नहीं और मुझे खुशी है कि दुनिया के छात्र अब हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए तेजी से आ रहे हैं। हमने पीछे के समय कोरोना काल नहीं होता, 50,000 से भी अधिक तो स्टडी इन इंडिया के तहत जो है नामांकन हुए। बहुत तेजी से लोगों ने नामांकन किया। और मुझे ये भी खुशी है कि मैंने जब इस समय कहा कि स्टे इन इंडिया, अपने छात्रों और अभिभावकों को कहा जरूरत नहीं अब दुनिया में जाने की, आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि हम तो प्रारंभिक शिक्षा से हमने 10+2 को खत्म कर दिया, 5+3+3+4 कर दिया और 5 को भी 3+2 में बदल दिया। 3 वर्ष का बच्चा जो सर्वाधिक सोच और विचार रख सकता है। और वैज्ञानिकों ने कहा कि 85% मस्तिष्क का विकास उसको इसी समय होता है। वो हम भी जानते हैं कि हमको बचपन कितना याद रहता है। उसके बाद 10वीं 12वीं के बाद तो न जाने कितने थपेड़े हम सहते हैं, खाते हैं, कहाँ याद रहता है। लेकिन हाँ, इस आयु में भी आने के बाद असली जो बचपन की यादें आप भुलाने से भी भूल नहीं सकते। वो मस्तिष्क पर एक ऐसी छाप छोड़ करके जाता है। तो वो जो छाप है, वही छाप उसकी चाहिए, उसकी समृद्धता की छाप चाहिए, उसके आत्मविश्वास की छाप चाहिए, उसकी प्रखरता की छाप चाहिए, उसके विजन की छाप चाहिए। जिधर जाना है उसको वो छाप चाहिए। और इसलिए हम उस अवसर को भी चूकना नहीं चाहते। इसलिए 3 वर्ष से लेकर के और आगे बढ़ रहे हैं। और 6वीं से न केवल वोकेशनल स्ट्रीम के साथ जो है हम इस एजुकेशन को इंटर्नशिप के साथ देंगे, बल्कि स्कूली शिक्षा से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सुनिश्चित कर रहे हैं। और मुझे लगता है दुनिया का ये पहला देश होगा जब स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू करेगा। और हमको मालूम है कि हमारी प्रतिभाएं किस किस तरीके की है। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन में हमारे केंद्रीय विद्यालय का एक लैब, भाषा लैब का उद्घाटन था। महामहिम राष्ट्रपति जी की श्रीमती जी, उनकी पत्नी, जो देश की पहली महिला हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। बच्चों से पूछा, कितना आत्मविश्वास उन्होंने जो किए, ऐसे ऐसे ऐप तैयार कर दिए 10वीं और 12वीं के बच्चों ने। वो कहते हैं कि अभी बस हमको एक महीना और दीजिए, हम आपको बहुत कुछ और बताना चाहते हैं। अद्भुत था। अभी हमने जो आप कह रहे हैं, अभी हैकाथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किया हमने, कैसे करके कैसे वजन के साथ आए। हमारा वो रोजगार आत्मनिर्भरता की जो हम बात कर रहे हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात की हो, तब जब तक ये आत्मनिर्भर भारत नहीं होगा, अभी छोटी छोटी चीजें कैसे संयोजित हो सकती हैं। अभी हमने पीछे के दिनों में टाई हैकाथॉन किया था। इस देश में खिलौने 10,500 करोड़ के खिलौने की जो बाहर से मोटा मोटा जो आंकड़ा हमने निकाला, 10,500 करोड़ के तो खिलौने आ रहे हैं, और वो भी 80% बाहर से आ रहे हैं। जबकि इस देश में इतनी समर्थता है, 7 लाख करोड़ का विश्व का मार्केट है खिलौनों का। हम क्या नहीं कर सकते? हम तो पूरे विश्व के उस मार्केट पर छा सकते हैं। यहाँ से बाहर खिलौने जाएंगे, हम कैसे करके खिलौनों को, किस रूप के खिलौनों को जो पर्यावरण से युक्त, पर्यावरण से मित्र के रूप में हों, जो विजन के रूप में हों, जो सांस्कृतिक रूप में हों, जो उसको देख करके, पढ़ करके, जोड़ करके उसका जीवन भी उभर सकता है, वो शिक्षा की जरूरत है। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी इसको जो हैकाथॉन कर रहे हैं समय समय पर, वो निश्चित रूप में, जब पीछे के समय में हमने हैकाथॉन किया था, मुझे याद आता है कि प्रधानमंत्री जी जब बाद में उसके समापन पर आए थे, और बाद में उन्होंने देखा कि 83 स्टार्टअप जो उस हैकाथॉन से निकले, ऐसे ऐसे बच्चे जो है, छात्र अपने स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया। इसकी जरूरत है। मैं समझता हूं कि जिस दिन ये माहौल हमारा बनेगा, उस दिन हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। और अभी मुझे
आपको तो मालूम है कि इस बीच जिस तरीके का परिवेश बना है, टाइम्स की जो सर्वे आया था जो पहले रोजगार की दिशा में, कहाँ भारत जो 23वें स्थान पर था, इस समय उसकी रैंकिंग 15वें स्थान पर आ गई है। ये छलांग, ये उन विषम परिस्थितियों में छलांग मारी है हमने। अब मैं ये समझता हूँ जब नई शिक्षा नीति आ गई हो और नई शिक्षा नीति वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और 360 डिग्री का होलिस्टिक मूल्यांकन के साथ कि बच्चा अपना स्वयं मूल्यांकन करेगा, अभिभावक भी उसका मूल्यांकन करेगा, अध्यापक भी करेगा, उसका साथी भी करेगा, जो बिल्कुल 360 डिग्री का जो उसका होलिस्टिक मूल्यांकन होगा, उसको वहां से आत्मविश्वास आगे बढ़ेगा। और किसी भी विषय को पढ़िए और किसी भी विषय को पढ़ करके किसी भी समय आइए और जाइए। अब उसका एक क्रेडिट बैंक भी बनाया है कि विषयों की अब कोई जरूरत नहीं, लेकिन यदि बीच में भी छोड़ करके वो जाता है, पता चला कई बार बच्चा क्या होता है कि वो ले तो लेता है किसी विषय को, दबाव में चल नहीं पाता, छोड़ देता है, उसका वर्ष खराब हो जाता है, उसका मन खराब हो जाता है। अब ऐसा नहीं होगा, यदि परिस्थिति वर्ष भी वो 1 वर्ष में छोड़ के जा रहा है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 वर्ष में छोड़ करके जाने की परिस्थिति बनती है कि तो डिप्लोमा का सम्मान उसको मिल जाएगा। 3 वर्ष में जाता है तो डिग्री मिल जाएगी। लेकिन यदि बीच में फिर वो आगे बढ़ना चाहता है, 2 वर्ष बाद उसको लगता है मेरी परिस्थितियां ठीक है, मेरा करियर उसको आगे बढ़ाना है, तो आकर के वो क्रेडिट उसका जमा रहेगा, उसके वो पूंजी है, जहां उसने छोड़ा वहां से वो आगे बढ़ा सकता है। और शोध और अनुसंधान की दिशा में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो शोध की संस्कृति को पैदा ही नहीं करेगा बल्कि बहुत एक छलांग मारने की कोशिश करेगा। और तकनीकी की दृष्टि से नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का जब गठन होगा तो अंतिम छोर के व्यक्ति को कैसे उसका लाभ मिल सकता है, और तकनीकी अंतिम छोर तक जाएगी और अंतिम छोर के व्यक्ति को तकनीकी के दृष्टि से उसको विकसित करते हुए उसका कौशल विकास करके उसको इंटरनेशनल स्तर पर ले जाएगी। तो ये जो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, उसको लोकल से फिर ग्लोबल तक ले जाएंगे, ये है रास्ता। और ये रास्ते में हमको तेजी से काम करना है। ये बात सही है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब देश को एक नए भारत बनाने की बात की है तो उस नए भारत में सुंदर भारत हो, स्वस्थ भारत हो, सक्षम भारत हो, समृद्ध भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो और श्रेष्ठ भारत हो। क्योंकि भारत के जीवन मूल्य उसकी श्रेष्ठता रही है। हमने ज्ञान विज्ञान में आगे बढ़े हैं। सुश्रुत शल्य चिकित्सा का जनक इसी देश में पैदा हुआ है। मैं सोचता हूँ नागार्जुन रसायन शास्त्री नागार्जुन इसी देश में पैदा हुआ। और रॉड स्मिथ ने जब अपने मेल में पत्र लिखा था तो उन्होंने कहा था कि हम भारत के ऋणी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को गणित दिया है, अंक दिए हैं, बीजगणित दिया है पूरी दुनिया को। ये आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसा वैज्ञानिक हमने दिए हैं। आज भी उनकी ताकत हमारे पास है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और इसलिए मैं समझता हूँ चाहे बौद्धायन हो, चाहे मिहिर हो, चाहे जितने भी पीछे के लोगों को आप देखेंगे तो आपकी समृद्धता बढ़ती जाएगी। आपको लगेगा इन सूत्रों को क्यों पीछे हम छोड़ दिया। परिस्थिति थी, उस पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, ऐसी परिस्थितियां थी, वो भी हमारा देश इतना बड़ा देश गुलाम हुआ, उस पर भी मुझे ये अवसर नहीं है बात करने का, लेकिन विचार करने का जरूरत है। पुरुषार्थ की कमी नहीं थी, प्रखरता की कमी नहीं थी। आखिर कौन सा कारण था कि इतना बड़ा देश जब चाहे तब गुलाम हो जाता है और तब सैकड़ों लोग अपनी कुर्बानी को देकर देश को आजाद करते हैं। और इसलिए ये हमारा जो आर्थिक तंत्र ये मजबूत होना चाहिए, ये हमारे तकनीकी और हमारी शिक्षा मजबूत होनी चाहिए, हमारे संस्कार भी उतने ही प्रखर और मजबूत होनी चाहिए। हमने मनुष्यों को, हमारी जो नई शिक्षा नीति बोलती है कि एक अच्छा नागरिक दो। देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं इस देश को एक अच्छा नागरिक तो चाहिए, लेकिन विश्व मानव भी चाहिए, क्योंकि हमने कहा है ये पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है। और हमारा विचार कितना बड़ा है, इस परिवार के जो वसुधा पूरी जो संसार है, ये दुनिया के देशों ने इस संसार को मार्केट बोला है। इन्होंने वो वर्ड उनके लिए मार्केट है।
लेकिन हमारे लिए वर्ल्ड मार्केट बाजार नहीं है, हमारे लिए परिवार है। बाजार और परिवार में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। और उस परिवार के लिए हमने सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। धरती पर जब तक एक इंसान भी दुखी होगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। यह है विचार हमारा। इससे बड़ा विचार दुनिया में किसका हो सकता है? कौन विचार, ये इस विचार को लेकर जब दुनिया के सामने हम खड़े होते हैं तो दुनिया नतमस्तक होती है। हम अपने को उसी तरीके से तैयार करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आज दुनिया को जरूरत है हिंदुस्तान की। पूरी दुनिया में सुख शांति और समृद्धि का रास्ता हिंदुस्तान से होकर के गुजरता है। कल उन्होंने एक चीज अच्छी बोली, उन्होंने कहा कि जो यूएन के जो सतत विकास के लक्ष्य 2030 है, इसका रास्ता भारत से ही होकर के जाता है। और ये बात सही है, भारत से ही होकर के गुजरेगा। इसलिए भारत को कम मांग करना पूरी दुनिया के लिए वो एक भूल होगी अब। और मुझे इस बात को कहते हुए गौरव महसूस होता है कि देश के प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत के साथ लीडरशिप लेकर के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का जो मन बनाया है, पूरा देश आज खड़ा हो रहा है। आप देखिए ना, वैक्सीन आप पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। हमने एक एक दो निकाल दिए और टीकाकरण में पूरी विश्व का हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। ये हमारी ताकत है जब एक साथ खड़े होते हैं। कमजोर आदमी एक दूसरे पर लांछन लगाता है, काम नहीं करता है। आपने देखा होगा जो आदमी जितना कामचोर होता है उतना बड़ा आलोचक हो जाता है। क्योंकि आलोचना करने में दिक्कत क्या है? बोलने में कोई किसी का कुछ थोड़ी जा रहा है, करने में जाता है। और जो करता है वो बोलता नहीं है, वो उसको करके दिखाता है। जरूरत है इस परिवेश को बनाने की। और मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं देश का शिक्षा मंत्री जरूर हूं, लेकिन मैंने बहुत कठिन रास्ते से होकर के और यात्रा की है। मैं एक सामान्य शिक्षक से लेकर के देश का शिक्षा मंत्री की जो मेरी यात्रा है, मैं महसूस कर सकता हूं उन कठिनाइयों को, उन बातों को, उन पीड़ाओं को और उस संघर्ष को। इसलिए मुझ में भरोसा भी है, मुझे भरोसा है कि नहीं, ये देश खड़ा हो रहा है बहुत तेजी से। हमने जो पीछे के 100-150 सालों की गुलामी की थपेड़ों को हमने सहा है, आज हम फिर आत्मबल के साथ खड़े होंगे। दुनिया को दिखाए, दुनिया सारे लोग, जब मैं तो दुनिया में घूमता हूं, सारी दुनिया भी महसूस करती है नहीं हिंदुस्तान बढ़ रहा है, हिंदुस्तान फिर एक बार विश्व गुरु के रूप में बढ़ा। मैं नहीं बोल रहा हूं, अब दुनिया के लोग बोलने शुरू कर दिए। अभी कुछ दिन पहले मैं 2-3 दिन पहले अभी कनाडा से जुड़ा हुआ था और कनाडा ने एक सम्मान मेरे साहित्य पर दिया। लेकिन जब कनाडा के लोग जुड़े तो उनकी बात, जो भावनाएं थी, वो समझ में आया कि पूरी दुनिया किस तरीके से हिंदुस्तान के साथ जुड़ रही है। मुझे भरोसा है कि हम जिस तरीके से एक परिवेश अभी बन रहा है और जिस तरीके से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिस इनोवेशन के साथ और विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ और भारतीय विश्वविद्यालयों को एक नए मॉडल देने के साथ, आत्मनिर्भरता उसके साथ समन्वय के साथ, और जो ग्रामीण क्षेत्र को अपने जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको, जो अभी मैंने देखा कि जब हमने अपने संस्थानों को एक अभियान दिया था, उन्नत भारत अभियान, गांव में जाओ, 4-5 गांवों को चुनो और मॉडल तैयार करो। हम देखना चाहते हैं अपने कितनी क्षमता है। ये केवल ये विश्वविद्यालय मेरे कुछ डिग्री के लिए नहीं है, विश्वविद्यालयों को भी ये ताकत के साथ साबित तो करना पड़ेगा कि उसकी जो क्षमता है वो जमीन पर कितनी उभर करके आती है, इसकी जरूरत है। और मेरे विश्वविद्यालय करेंगे। मुझे जब बातचीत करता हूं मैं विश्वविद्यालयों के साथ, तो मुझे आशा होती है, क्योंकि परिवेश बन रहा है। वो भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते हैं, सब चाहते हैं, ताकत के साथ चाहते हैं। बस परिवेश की जरूरत है, परिवेश अब मिल रहा है। और इसलिए जो ये नई शिक्षा नीति है, निश्चित रूप में उस नए भारत के आधारशिला बनकर के ये बहुत तेजी से आगे जा रही है। हमने मातृभाषा की बात की है, बहुत खूबसूरत है, किसी ने विरोध करने का कोई सवाल नहीं उठता है। और जितने अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति बाहर निकल सकती है, निकालनी चाहिए। और जो तमाम राज्यों को ये भी कहा है कि उस राज्य की जो उनकी भाषा है जिसमें उनके बच्चे, वहां पर मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मातृभाषा में इंजीनियर भी और डॉक्टर भी देंगे। कितनी खुशी है गांव के बच्चों को, आप समझ नहीं सकते। मेरे पास मेल आते हैं, मेरे पास संदेश आते हैं, इतने खुश हैं कि अच्छा हम भी डॉक्टर बन सकते हैं, हम भी इंजीनियर बन सकते हैं।
क्योंकि उनको भाषा की मार पड़ती थी, इसलिए उभर नहीं पाते थे। ये तो देश, ये भाषा कभी किसी के विकास में अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। और इसलिए कोई भी भाषा हो, यदि उसकी प्रतिभा है किसी भी भाषा में, ये जापान अपनी भाषा में कहाँ पहुंच गया? जापान अपनी मातृभाषा में पढ़ाता है, ये इंग्लैंड अपनी मातृभाषा में पढ़ाता है, ये जर्मनी अपनी मातृभाषा में पढ़ाता है, ये चीन अपनी मातृभाषा में पढ़ाता है, रूस अपनी मातृभाषा में पढ़ाता है, हमारे से बाद में स्वाधीन होने वाला इजराइल अपनी मातृभाषा में पढ़ाता है। ये देश क्या किसी से पीछे? तो इसलिए ऐसा नहीं है, हमारी ये तो खूबसूरती, ये तो हमारी ताकत है कि हमारी उन मातृभाषाओं में वहाँ का जो ज्ञान है, विज्ञान है, अनुसंधान है, जो लोकल है, उससे जोड़ेंगे, फिर भारत खड़ा होगा। गांव गांव जोड़ करके भारत खड़ा होगा। भारत एक विश्व का देदीप्यमान ऐसा राष्ट्र बन जाएगा जिसमें विचार भी होगा, व्यवहार भी होगा, संस्कार भी होंगे, प्रखरता भी होगी, ज्ञान भी होगा, विज्ञान भी होगा, नवाचार भी होगा। क्योंकि और लोगों में नवाचार हो सकता है एक श्रेष्ठता तक, विज्ञान में भी बढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारी आधारशिला हमारे जीवन मूल्यों की, वो नहीं हो सकता है। ये जीवन मूल्य हमारी संस्कृति हमको देती है। इनको ये इसकी आधारशिला पर खड़े होकर के हम विश्व में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे भरोसा है हमारे AICTE ने बहुत सारे कार्यक्रमों को, आत्मनिर्भर भारत, चाहे वो राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्टअप की नीति हो, कपिला हो, योजनाओं के क्रियान्वयन का विषय हो, उच्च शिक्षण संस्थान में नवाचार और स्टार्टअप करने का पूर्व ऊष्मायन और ऊष्मायन सुविधाओं के निर्माण पर करने का हो, प्रयास का हो, लक्ष्य इनोवेशन को फाइनेंशियल सक्सेस से जोड़ने का विषय हो। मुझे लगता है कि इतने सारे कार्यक्रम इस बीच हम लोगों ने दिए हैं और दे रहे हैं। और जो हमारे ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो IOE से संबंधित विश्वविद्यालय, वो भी अपने ताकत के साथ अभी उभार रहे हैं। और जो नई शिक्षा नीति है उसमें पूरा मैदान खाली है। और ये नई शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर भी खड़ी है, लेकिन ये नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, इंटरैक्टिव भी है, इनोवेटिव भी है और इंक्लूसिव भी है। ये सामान्य नहीं है। ये जहां इंडियन बोलता हूं मैं, भारतीय जीवन मूल्यों की आधारशिला पर खड़ी है, वहाँ इंटरनेशनल भी है, अंतरराष्ट्रीय पहुंच और पकड़ भी है, और उसके साथ उसकी समर्थता भी है, और उसको जो पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है। इंटरैक्टिव अपने दृष्टिकोण और विचार विमर्श को समाहित करने वाली ये है। इनोवेटिव नवाचारों के लिए किसी भी शिखरता तक पहुंचाने की इसमें क्षमता है, इसको प्रोत्साहित करती है। ये इम्पैक्टफुल भी है, अत्यंत प्रभावी भी है और इंक्लूसिव भी है, अंतिम तक की पहुंच रखती है हर वर्ग बिना किसी भेदभाव के। और ये इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर खड़ी है। ये जवाबदेही को भी तय करती है और ये वहनीयता को भी सुनिश्चित करती है। ये इसकी खूबसूरती है। और इसलिए हम अपना कंटेंट, हम टैलेंट को भी खोजेंगे भी, टैलेंट को विकसित भी करेंगे, टैलेंट का विस्तार भी करेंगे, और इस टैलेंट के साथ उत्कृष्ट कोटि का कंटेंट देंगे और उसको जोड़ करके और नया पेटेंट निकालेंगे। ये है इसका सूत्र। और मुझे लगता है इस पे बहुत तेजी से काम शुरू हो गया है। हम निश्चित रूप में आगे बढ़ेंगे, मुझे भरोसा है। और जो आज आपने ये वेबिनार किया है, मुझे खुशी है। और जो ये स्वायत्तता की बात जो हमने कही है विश्वविद्यालयों को और महाविद्यालयों को, हम भी इसके पक्ष में हैं। जवाबदेह स्वायत्तता, दोनों एक साथ खड़े रहेंगे। और जिस दिन जवाबदेही सुनिश्चित हो जाएगी, उस दिन स्वायत्तता हर हालत में होगी। दोनों एक दूसरे के वो उसमें है। और स्वायत्तता तो चाहिए, जब तक आप किसी को खुला मैदान नहीं देंगे कैसे दौड़ेगा। और हम चाहते हैं, जैसे अब राजकुमार जी, आप जैसे 20 लोगों को हमने स्वायत्तता दी है, और हम चाहते हैं आप दौड़े भागे, हम आपके पीछे हैं, आप विश्व के शिखर पर लेकर के चले जाएं कि ये है मेरे देश की शिक्षा, ये रहेगी हमारी अर्थव्यवस्था, ये हमारा सामाजिक संबंधन, हम पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग हैं, हर दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। ये हमारा सूत्र। हम इस देश को अर्थ की महाशक्ति भी बनाएंगे, हम ज्ञान की महाशक्ति भी बनाएंगे, और हम व्यवहार की और अपने समृद्धता की भी महाशक्ति बनाएंगे। हम अपने आचार और विचार और व्यवहार और जो हमारा जीवन मूल्य है उसके आधारशिला पर भी खड़ा करेंगे। हमने मनुष्य को मनुष्य बनाना है, मशीन नहीं बनाना है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आपने आज ये वेबिनार किया है, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
और मुझे भरोसा है कि वो जो धरती है जहाँ पर आप बैठे हैं वो ऊर्जा की धरती है। मुझे विवेकानंद जी जब कसार देवी में आए थे, और मेरा सौभाग्य है कि विवेकानंद जी पर मैंने जब पहली पुस्तक लिखी थी संसार कायरों के लिए नहीं, तो फिर मेरे बहुत सारे मित्रों ने कहा ये तो, मैंने कहा मैंने नहीं बोला कि संसार कायरों के लिए नहीं, विवेकानंद जी ने बोला कि संसार कायरों के लिए नहीं है। जो रो रहा होगा उसके लिए क्या संसार है? संसार तो योद्धाओं के लिए है, तो हर कदम पर एक एक मिनट जीता हो, जो ढोता ना हो अपने को बल्कि जीता हो, उसके लिए ये संसार है। उसके बाद मैंने स्वामी विवेकानंद हिमालय में, और जब मैंने देखा और अध्ययन किया, क्या स्वामी जी अल्मोड़ा हिमालय से लेकर के और जो ज्ञान अर्जित करके वो जिस तरीके से विश्व पर छाए, और जिस ढंग से उन्होंने युवाओं के एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में जो बातें उन्होंने प्रकट की, आज भारत को उनकी शब्दों की, उनके विचार की, उनके व्यवहार की, उनके चिंतन की, उनके मनन की आवश्यकता है। और मुझे भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के स्वामी जी के उस विजन को साकार करेंगे, और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप, इसके आधारशिला एक रास्ता दिया है, और उसी को लेकर के नई शिक्षा नीति उसकी आधारशिला बनेगी। मैं एक बार फिर आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ, और जो सभी लोग विद्वजन, सभी उद्योगपति और सभी विचारक, जो विशेषज्ञ जो आपके साथ सब जुड़े हुए हैं, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट कर रहा हूँ। और मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि अब भारत के दिन आ रहे, 21वीं सदी भारत की सदी होगी। विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। निश्चित रूप में पूरे विश्व में ये सदी हमारी सदी है, भारत की सदी है। और भारत जब बोलते हैं तो विश्व उसका लिए परिवार है। हम विस्तारवादी नहीं हैं, बल्कि हम परिवारवादी हैं। हम परिवार के संरक्षण देंगे। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, इस धरती को हम माँ मानते हैं, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं, इसलिए धरती पर कोई संकट नहीं आने देंगे। और धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, जो देश की सीमाओं से भी परे पूरे विश्व को हम परिवार बनाएंगे। और इतनी ताकत हम में है कि हम उस परिवार को विचार भी देंगे, संस्कार भी देंगे, व्यवहार भी देंगे, और उसका समाधान भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऑनरेबल मिनिस्टर, आपका हार्दिक धन्यवाद। आई थिंक हमारे सभी मेंबर आपके विचारों को सुनते हुए ये सोच रहे थे कि आपका जो ज्ञान क्षेत्र है वो असीमित है। आपने एक सिरे से लेकर और दूसरे सिरे तक शिक्षा के सभी विषयों पर इतना गहन और गूढ़ ज्ञान हम लोगों के साथ शेयर किया। मैं फिर एक बार ये कहना चाहूंगा कि भारतीय शिक्षा पद्धति और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे एक शिक्षाविद, शिक्षा मंत्री के रूप में ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और आपके विचारों की ऊर्जा का हम सब लोगों को जो लाभ मिला, हमारी ये इच्छा है कि कोरोना थोड़ा ठीक होने के बाद आपके सन्मुख बैठकर, या आप कभी कैलकाटा आए तो इस विचारिक ऊर्जा को हम लोग लाभ उठाएं। और आईसीसी की तरफ से मैं ये चाहूंगा कि हम लोग आपकी दिशा निर्देश के हिसाब से आपकी पॉलिसियों पर आपकी डिपार्टमेंट के साथ, मिनिस्ट्री के साथ मिलजुल कर काम करें। और हमारी तरफ से जो भी संभव हो वो हम लोग पूरी तरह से करना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास एक क्लैरिटी है, पॉलिसी है, विजन है, प्रतिबद्धता है, जो कि बहुत ही आजकल कम दिखाई देती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे एजुकेशन कमेटी के को चेयर ध्रुव ज्योति चट्टोपाध्याय जी को रिक्वेस्ट करूंगा टू प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद। धन्यवाद श्री रमेश पोखरियाल जी, प्रोफेसर डॉक्टर सी राजकुमार, श्री अलक टिब्रेवाल, श्री प्रदीप अग्रवाल, श्री सिमरप्रीत सिंह, श्री राजीव सिंह और श्री विकास अग्रवाल जी। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओर से औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन देना मेरे लिए प्रसन्नता और सम्मान की बात है। मैं अपने मुख्य अतिथि से श्री रमेश पोखरियाल निशंक
माननीय मंत्री शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। महोदय, हम इन नई शिक्षा नीति NEP 2020 और आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ इसके करियर संबंध के बारे से आपको विचारों और बहुमूल्य दृष्टि प्रदान करने के लिए आपको आभारी हूँ। महोदय, हम मुख्य विश्वास है अगर आपके उत्तम विचारों के NEP 2020 के जरिए धरातल पर उतर दिया जाए तो ये भारतीय युवाओं के रोजगार के कार्य पैदा करने के सक्षम होगा, जो हमारे देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। हम इस सम्मेलन में अपने विचारों के साथ करने के लिए OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर C राजकुमार के भी ऋणी है। हम श्री अलक टिब्रीवाल, मैनेजिंग ट्रस्टी DPS रूबी पार्क, श्री प्रदीप अग्रवाल, CEO हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और श्री सिमरप्रीत सिंह, डायरेक्टर JIS ग्रुप के आज के सम्मेलन के विषय पर अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत करने के लिए आभारी हूँ। मेरे मानना है कि उनके विचार विमर्श के ने हम सभी के उनके संबंधित विचार विमर्श के रूप में बहुत ही प्रबुद्ध किया है। मैं हमारे सम्मानीय प्रयोजक तथा JIS ग्रुप, हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और रूबी पार्क पब्लिक स्कूल के विशेष धन्यवाद देना चाहते हूँ। उनके उदार सहयोग के बिना ये विशिष्ट कार्यक्रम संभव नहीं होता। अंत में मैं इस विशिष्ट कार्यक्रम के करने के लिए मीडिया के मित्रों के आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी के फिर से धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। Dr. Rajkumar, thank you. Thank you for your wonderful. Thank you so much. Such a pleasure to see all of you, and congratulations to the Indian Chamber of Commerce, all of you to have thought of inviting me. It's such a pleasure to be here. And I look forward to hosting you at our campus. Thank you, Dr. Raj. Thank you, everybody. Yeah, pleasure. Thank you so much. Mr. Singh. Thank you, Agarwal ji. Thank you. everyone. Mr. Dhruvajyoti, thank you. Thank you for your wonderful vote of thanks in Hindi. Thank you, Mr. Sivaji Singh, and thank you, Mr. Rajiv Singh. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, President. Thank you so much. Thank you, Dr. Singh. Thank you. Thank you.